अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौजूदा हुकूमत अपने 2.5 साल मुकम्मल करने वाली है और अगर निगरान हुकूमत का दौरानिया निकाल दिया जाए तो उसके बाद पीडीएम के गवर्नमेंट को मिला के अब तकरीबन एक गवर्नमेंट का मुकम्मल टेन्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमी तौर पे 4 साल के बाद इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादी इस हुकूमत को कहीं बल्दियाती इलेक्शन का तो कहीं एक यूनियन काउंसिल में भी इलेक्शन कराने का ताना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून और मौजूदा जो गवर्नमेंट या सेटअप है जो दावे करता है कि हमने ये कामयाबियां समेटी हैं, हम डिफॉल्ट से निकले हैं, सिफारती सतह पे कामयाबियां हैं, क्या ग्राउंड के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट के लिए ऐसी सिचुएशन है या नहीं है जिसमें एक इलेक्शन करवाया जा सके? एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला जो है वो गवर्नमेंट बार बार फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर मिसाक जमहूरियत की बात करती है, वजीर आजम साहब खुद हों या उनकी काबीना हो। क्या ऐसा माहौल है? एक तरफ आप अपोजिशन को दावत देते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि ऐसा साजगार माहौल नहीं है, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही या अपोजिशन को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है। क्या पाकिस्तान में अब वाकई ही वो लम्हा भी आन पहुंचा है और ऐसा माहौल बन गया है जहां पे एक नेशनल डायलॉग की बात की जाए और अहम जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर बात की जाए? फिर हमने ये सुना कि जो काबीना है उसके अंदर तब्दीलियों की बातें होती हुई दिखाई दी और उसके बाद बजट आ गया। लेकिन अब जिस तरह से ख्वाजा आसिफ को लेकर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी हो या दीगर जो गवर्नमेंट के जरा इत्तेहादी हैं या जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो भी खासकर ख्वाजा आसिफ के उस बयान को लेकर जो कश्मीर के हवाले से था, बड़ा रद्देमल उसके ऊपर आया। तो क्या ये रद्देमल फितरी है या बिल्कुल वैसे ही कोई माहौल बनाया जा रहा है जिसमें आने वाले दिनों के अंदर काबीना के अंदर कोई तब्दीलियां हों? जो बिलावल साहब फरमा रहे थे कि वजीर आजम की काबीना की टीम जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा करती है। और ओवरऑल इस वक्त बहुत सारे सवालात, क्या गवर्नमेंट मौशी तौर पर वो डिलीवर कर पाई है? क्या इस बजट के बाद लोगों के लिए कोई आसानी होगी? या इस गवर्नमेंट का जो 5वां बजट है, क्योंकि 5वें बजट के बाद तो इसका मतलब फिर यह है कि हर हुकूमत के पास 5 ही बजट पेश करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो बतौर वजीर आजम 5 बजट पेश कर लिए हैं। तो आज क्या जिस नारे के साथ आप आए थे, क्या वो डिलीवर हो गया? क्या आम आदमी की जिंदगी पर फर्क पड़ा है? इन तमाम अहम मौजूआत के ऊपर बात करनी है। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब। काज़मी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें नादिया मिर्जा साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार है। नादिया मिर्जा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद है। सायरा बानो साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जो सायरा बानो साहब आपसे करना चाहता हूं, फिर मैं तजज़ियाकारों की तरफ बढ़ूंगा। ये जो पीपल्स पार्टी इस हवाले से कह रही थी कि देखें जी, आप कराएं बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब में कराएं, इस्लामाबाद में कराएं, उसके बाद हमें पता चले कि कराची में ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो हमने अपने बल्दियाती निज़ाम या मेयर को नहीं दिए हुए। तो क्या वाकई ही कराची का, सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है और वहां पर जो इख्तियारात हैं वो पंजाब के लिए और विफाक के लिए एक रोल मॉडल है? उसको देखते हुए इलेक्शन करवाए जाने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहूँ इसमें, पंजाब में तो सिरे से ये है ही नहीं। ठीक। अगर आप सिंध का और पंजाब का इस बात के ऊपर कंपैरिजन करते हैं तो मैं अभी ये बात करने आपको कि जो यहाँ पर भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो आपके सामने ही हुए और कि ये कौन सा इन्होंने साफ शफाफ तरीके से करवा लिए ये वाले इलेक्शन। जो कुछ हुआ आपके सामने ही था। क्या है कि मेमरान के साथ हुआ, फिर उसके बाद वो गायब हुए, फिर उसके बाद वो वहां पर आके हल्फ देने के लिए आ गए। तो चले टूटा फूटा यहाँ पर एक निजाम है, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो वैसा निजाम यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा। इनके अपने मेयर और तमाम चीजें और सारी। उससे पहले आप इंट्रो में एक बात कर रहे थे तो मैं उससे पहले ये तमाम इनकी चीजें देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि हम इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, जाहिर है करना है आपने प्रोग्राम, वरना क्या आप इनकी बातों को सीरियस लेते हैं? ये तो आपस में जब से हमारी आंख खुली है और इस उम्र तक आंख पहुंचे हैं, इनकी आपस की नूरा कश्ती तो चल रही है और पूरी अवाम ने देखी है कि एक साथ बैठते भी हैं, एक दूसरे को अपना कंधा भी पेश करते हैं, ब्रूट मेजोरिटी से तरमीम भी पास करवाते हैं और फिर उसके बाद जब हल्का सा एक आसरा मिलता है कि हाँ, कि जो मुआहदा तय हुआ था कि 2.5 साल एक पार्टी हुकूमत करेगी, 2.5 साल दूसरी पार्टी हुकूमत करेगी, तो वो थोड़ी सी उनको उम्मीद जागी है। लेकिन क्या ये जो बयानात दे रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि या इनकी पार्टी का ये जो बात कर रहे हैं वो अपना मौकफ है? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, जो एक पार्टी वहां पर सिरे से वजूद ही नहीं रखती थी, उसको पकड़ के 4-5 सीटें दिलवा दी और वहां पर जी हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अब आगे कश्मीर के इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो इन लोगों का तमाम गुफ्तगू हुई और जो बहस हुई, बाकी
ये आपके और हमारे मनोरंजन के लिए ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ठीक। वरना ये हम नवाला और प्याला है जिन्होंने इनको कान से पकड़कर एक जो गैर फितरी इत्तेहाद करवाया हुआ है और एक पेज के ऊपर बिठाया हुआ है। तो ये जब तक इशारे नहीं हो तब तक ये इस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। ठीक। आप कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई फैसला होगा या गुफ्तगू होगी, उससे पहले आपने एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, और अभी 2024 के इलेक्शन में जो बात की, फिर इनकी जो आपस में लड़ाई झगड़ा भी आपने देखा होगा इस इलेक्शन से पहले, और बीच में जो इनके दोनों वर्कर्स के बीच में था, जो बिलावल और मरियम के दोनों के जो पेड वर्कर्स हैं, तो उन्होंने किस किस्म का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल और ठीक है। तमाम आप चीजें समझ थी। नहीं है कि ये फिलहाल सत्य खैर है, कोई परेशानी नहीं है। काजमी साहब, मैं आपकी तरफ आना जी चाहता जी। हूं। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो इत्तेहादी हैं, एक तो ये बात कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के वोट भी एक दूसरे को देते हैं, चाहे वो विफाक में हो, पंजाब में हो, या हमने जीबी में देखा, फिर एक दूसरे को ताने भी देते हैं। क्या वाकई ऐसा माहौल नहीं है अभी भी गवर्नमेंट के लिए, नून लीग के लिए, कि वो पंजाब में भी इलेक्शन करवाएं? क्योंकि पंजाब में तो वो कहते हैं कि देखें, दूसरे सूबों को सीखना चाहिए मरीम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, और रोल मॉडल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब का हवाला नहीं देते। देखिए, ये तो फैसला तो तभी होगा जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन से पहले तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अवाम किसको वोट देगी। ऑब्वियसली अगर हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर लिया है, तो फिर तो उनके लिए इशू नहीं होना चाहिए। अब जो मुकामी सतह पे इंतखाबात होते हैं, वो गली मोहल्ले के इंतखाबात होते हैं, उसमें वोट्स का इधर उधर होना भी थोड़ा सा मसला होता है। चीजों को उस तरीके से जो है वो सामने आप देख सकते हैं, हर बंदे को पता है कि इस मोहल्ले में, इस वार्ड में इतने वोट हैं, ये इसको इतने पड़े, तो वो इतना आसान नहीं होता चीजों को सियासी तौर पे मैनेज करना। तो एक उसमें यकीनन एक चैलेंज तो होता है। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी के बयानात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये तो अवाम के शऊर की तौहीन है। इससे ज्यादा तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते। आप देखें ना, अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ दिन पहले तक बिलावल साहब कह रहे थे कि जी तुम हमारा मैंडेट चोरी करो और मैं तालियां बजाऊं, और उसके बाद हुआ ये कि आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने मिलकर वहां पे हुकूमत साजी कर ली है, वजीर आला हमारा आ गया है और डिप्टी स्पीकर पता नहीं उनका आ गया है और स्पीकर हमारा आ गया है, और हमने उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और ऑपोजिशन भी उन्होंने खुद ही मुंतखब किया। जो वहां पे कायदे इस पे इख्तलाफ हैं, यानी जो ऑपोजिशन की तरफ से वो नून लीग के आगे हैं, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर आगे हैं। तो ये दुनिया में अनोखा एक मॉडल है कि जहाँ पे ऑपोजिशन भी वही है और हुकूमत भी वही है, और यही सूरत हाल आपको कश्मीर में भी नजर आती है। आज जो कश्मीर के हवाले से बिलावल बात कर रहे थे, लग रहा ऐसे था कि जैसे कश्मीर में कोई पीटीआई की हुकूमत है। भाई आपकी वहां पे अपनी हुकूमत है, आप वफाकी वज़रा पे क्या तनकीद कर रहे हैं? अगर आप मामले को हल करना चाहते हैं तो आपकी तो अपनी वहां पे हुकूमत है। तो मसला ये है कि ये इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, हर कुछ अरसे के बाद दिए जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए आपस में एक दूसरे के लिए कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए और अवाम के लिए यकीनन जो है ये एक बायस फिक्र चीज है कि आप अवाम को, आम बंदे को इतना बेशऊर समझते हैं, इतना गया गुजरा समझते हैं कि आप समझते हैं कि हर एक दो महीने के बाद आप खड़े होकर इस तरह के बयानात दे देंगे और अवाम उसको तस्लीम कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आप ये गुड कॉप और बैड कॉप नहीं खेल सकते। नादिया साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि एक तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मॉडल है कि आप गवर्नमेंट के अंदर हैं भी और आप कहते हैं नहीं हम इत्तेहादी हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम तो पार्लियामान का हिस्सा है। दूसरा, क्या वाकई ही 5 बजट देने के बाद भी 2.5 साल की मौजूदा गवर्नमेंट के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून के लिए या जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए इलेक्शन अभी भी कोई बहुत मुश्किल काम है, या दूसरे लफ्जों में इलेक्शन कोई छेड़ बना दिया गया इनके लिए? थैंक यू वेरी मच उमर। मेरा थोड़ी सी आवाज खराब है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, आपके सुनने वालों से भी माजरत। देखिए, मामला ये है कि छेड़ इसलिए बना दिया गया है कि इनका कोई सियासी बयानिया नहीं है। ठीक। सिफारती सतह पे उन्होंने बहुत कामयाबियां समेटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करी, वो रिफ्लेक्ट पॉलिटिकली नहीं कर रही, वो रिफ्लेक्ट मासेस में नहीं कर रही। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स में तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की वाहवा हो गई है। अच्छा, वो जो वाहवा हो गई है उसमें कितना क्रेडिट पॉलिटिकल फ्रंट का भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है, ये भी मुझे और आपको पता है। लेकिन अगर बावजूद इसके, अगर 5 रुपए की पेट्रोल की प्राइस कम करने पर पीएमएलएन का सोशल मीडिया एक बड़ा फ्लायर पीएमएलएन के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करे कि व्हाट अ बिग रिलीफ, तो फिर आप समझ लीजिए कि हुकूमत कहाँ खड़ी है। मसला ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इनके साथ हुआ, जो हम बात कर रहे हैं जीबी की, आप भी, पीएमएलएन के पास कोई बयानिया नहीं था। नवाज शरीफ गए 1.5 घंटे के लिए, उसमें से आधा घंटा
अवाम के साथ शिकवे शिकायतें करके वापस आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत या सही, अच्छी या बुरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम से कम कैंपेन की, खुलकर कैंपेन की। अब जो रिफ्लेक्शन हमने 2024 के इलेक्शन में देखा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टोन, यही पीएमएलएन को बुरा भला कहना, यही पीएमएलएन पे तनकीद करना, वही हमने एक एक्सरसाइज है, उसी की रिपीट हम एपिसोड हमने जीबी में देखी। तो पीएमएलएन तबाह बर्बाद इस तबाह हुई है, और ये बात बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। आप इंट्रो में बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक ज़िमनी सवाल इसके मेरे ज़हन में आया, जो आपने गुफ्तगू की ना कि बिलावल जरदारी चले मुस्लिम लीग नून को इसे बुरा भला कह रहे थे। मुस्लिम लीग नून किसको बुरा भला कहे? एग्जैक्टली मैं यही तो बात कर रही हूँ कि उनके पास कोई बयानिया नहीं था। जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो मियां साहब ने कहा कि अवाम को बुरा भला कह दिया, आप जिम्मेदार है कि मैं वहां से चला गया। तो भाई ये इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। मरियम साहबा बीमार थी, कोई और ऐसी पार्टी लीडरशिप वहां पर पहुंची नहीं कि जो क्राउड पुलर हो। प्लस ये कि उनके पास कुछ सियासी बयानिया भी नहीं था। मैंने पीएमएलएन के सीनियर मिनिस्टर से अपनी बात करूंगी, ऑफर कर ये पूछा था कि आप जीबी में जाके उस लेवल की कैंपेन क्यों नहीं चला रहे, तो उनका कहना यही था कि हमारे पास कहने को है क्या, हम वफाक में बैठे हुए या हम उस तरह से डिलीवर कर सके, हम अपना सियासी बयानिया कुछ बना नहीं सके, तो हम अवाम को जाके सेल क्या करेंगे। तो ये लम्हा फिक्री है नून लीग की सियासत के लिए। बेसिकली हुकूमत तो कर ही लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल और। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सारा बानो साहबा, हम बार बार जो ऐवान से कभी वजीर आजम साहब कहते हैं कि आएँ बात करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अगले दिन वो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन उस पर भी फिर तहकीकात होनी चाहिए, अगर 2024 की होनी चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल हमने उनको ये सुना, वो कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए जनाब वो माजी की गलतियां आप भी ठीक करें, हम भी ठीक करें। ये जो मिसाक़ जमहूरियत की बात बार बार की जाती है, क्या अमली तौर पे ये सिर्फ बात ही है या वाकई पाकिस्तान के अंदर एक माहौल अब आपको दिखाई दे रहा है जिस पे ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, इदारे बैठें, पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और कोई नए टीओआर या गेम के नए रूल्स तय करके मुल्क को आगे बढ़ाया जाए? ये सब जो बैठेंगे और मिसाक़ जमहूरियत होगा और जो सारे रूल्स तय होंगे वो क्या अवाम के लिए तय होंगे? ये तो अपना हिस्सा और अपना तमाम चीजें करने के लिए तय होंगे, और बाकी इन तमाम ये जितने भी लोग हैं, आप बाखुदा अवाम से आप पूछें, ये सब इररिलेवेंट हो चुके हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब है, इनको पता ही नहीं चलता, कभी ट्वीट करते हैं, कभी डिलीट करते हैं, कभी वो एक वजीर दिफा है, कभी वो रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं स्पीकर से कैसे हम वो जो इन डालों को रोकें। भाई डालों को रोकना तो आपका काम था। ठीक, डालों से लॉजिस को तो बचाना स्पीकर का है या नहीं है, लेकिन अवाम को बचाना तो आपका काम था ना। डाले, अब क्या इन डालों पे गुफ्तगू करूं। फिर उसके बाद वो एक भड़कती हुई आग में तेल डाल रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 78 साल में ऐसा दौर नहीं आया जो इमरान खान ने कर दिया। वो भाई इमरान खान ने क्या कर दिया? इमरान खान ने ये कर दिया कि वो कहते ना कि एक शेर पिंजरे में कैद है, इनको डरा कर किसी ने जो भी करवाना है वो इनसे करवा रहे हैं, और ये मजबूर है। ये अपनी वो कहते ना इक्तदार बचाने के लिए हर चीज के ऊपर हाँ 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 किए जा रहे हैं, लेकिन इल्जाम दूसरों पर लगाया जा रहे हैं। तो मिसाक़ जमहूरियत क्या होगा? आके असेंबली फ्लोर पे बात करते हैं, पीटीआई से बात करते हैं, भाई आप हुकूमत में हैं, आपके पास देने, किसी भी हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। आप जो उमर सरफराज चीमा है, यास्मीन राशिद हैं, आप एक तरफ से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे कोई ये ना कहे कि भाई ये जो अदालतों का फैसला है, ये जो गैर आईनी अदालतें इन्होंने ब्रूट मेजोरिटी से बनवाई हैं और जिस किस्म के वहां पर फैसले होते हैं वो पूरी दुनिया को पता है। आपने 278 साल कैद उस वो कहते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर, आप उनको वो दे दी। उमर सरफराज सीमा, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब की जिनकी तबीयत इतनी खराब है, आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहते हैं तो आप कुछ तो अपनी अच्छी गुडविल दिखाएं। आप वेरी राइट, ये बड़ी अच्छी तजवीज है। इससे पहले फवाद चौधरी साहब और दीगर भी लोग ये बात करते रहे कि कोर्ट लखपत से आगाज हो सकता है। काज़मी साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपका, आपने चूंकि आप बहनों से मुलाकात करवा दें। हाँ जी, उससे भी होगा। काज़मी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब मिसाक़ जमहूरियत की बात की जाती है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये आर्गूमेंट भी बड़ा खूबसूरत है कि सब लोग बैठे कुछ डिसाइड करें। आप तो ज़ाहिर उस चीज़ से बड़ा बखूबी आगाह है। जो लंदन के अंदर भी एक मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, वो मिसाक़ जमहूरियत इतना उस पर अमल दरामद कर रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग,
जिस पे कहा जाए कि एक नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, कि नए रूल्स जो हैं वो तय होने चाहिए? देखिए, ये बड़ी फैशनेबल चीज है। हमेशा कहा जाता है कि साथ बैठ जाएं, बात कर लें, ऑपोजिशन हमारे साथ बैठ जाए। दुनिया के किसी मुल्क में भी ऑपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठती। दुनिया के किसी मुल्क में भी ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं होती। और ये जो मिसाक जमहूरियत जैसी बातें, मिसाक मईशत जैसी बातें, नए किसी जो है मिसाक की बातें, मेरी नजर में इंतहाई गैर जरूरी और सतही बातें। तो आपके पास जब आइन मौजूद है उमर दराज गोंदल साहब, आप उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पीछे जो है फौजदारी कुव्वत भी है कि अगर आप आइन को तोड़ेंगे, रोंदेंगे, तो आपको उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। आप उस पर अमल दरामद नहीं करते तो किसी मुआहदे की, किसी मिसाक की क्या जो है वक़्त है। ये एक गैर जरूरी बहस है जी। दोबारा बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। 50-60 साल पहले बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने एक आइन आपको बना के दे दिया, सबने उस पर इतफाक किया, आइन मौजूद है। आज भी अगर आपने कुछ चीजों को ठीक करना है तो बेसिक ये चीज है कि आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलाएं, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी के दोस्तों की हुकूमत हो। तो ये जो मिसाक की बात की जाती है बार बार, ये गैर जरूरी है। और उसकी आपने भी मिसाल दे दी, जो बरतानिया में मिसाक जमहूरियत हुआ, उसके फौरन बाद जब पहले ही इलेक्शन आए तो कैसे सड़कों पे घसीटने की बातें हुई और किस किस्म के जो है बयानिए बने। कुछ अरसा तो सारी चीजें साथ चली, लेकिन 2013 के इलेक्शंस के बाद फिर हमने देखा कौन काला कोट पहन के गया पार्लियामेंट से उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट तक, कैसे जो है एक वजीर आजम को फारिग किया गया, किस किस्म की बातें यहाँ पे होती रही। तो ये मिसाक किसी की कोई अहमियत नहीं है, ये खुद को एक तरह से धोखा देने की बात है। और दुनिया में सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो आप अपनी जात से बोलें या झूठी तसल्ली आप अपने आप को दें। जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो अपने जात को बुनियादी तौर पर धोखा उसको नेगेट कर रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा नादिया साहब, ये बात तो बड़ी वैलिड है ना, जब ऑलरेडी आपके पास एक ऐसा कंसेंसस वाला डॉक्यूमेंट मौजूद है जिस पे राइट वाले, लेफ्ट वाले, कोई भी था उसका कंसेंसस है, वो उसको मानता है, तो आप बुनियादी तौर पे जो खराबी नजर आ रही है सिस्टम के अंदर, जिसको आप कहते हैं फिक्स करने के लिए मिसाक जमहूरियत करें, उस खराबी के बेनिफिशरी तो वही हैं जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब वो ये बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है मिसाक के हवाले से कि आए बैठे मिसाक जमहूरियत करें? आप समझते हैं कि वाकई ही पाकिस्तान को एक मिसाक जमहूरियत की जरूरत है, या वो भी बस पब्लिक कंजम्पशन के लिए, टॉक शोज के लिए, जरा अच्छा बनने के लिए, अच्छे फैशन वाले आर्गूमेंट को देने के लिए कहते हैं जी आए जी नेशनल डायलॉग करें, बातचीत करें? देखिए, नेशनल डायलॉग तो समझ आता है, मिसाक जमहूरियत समझ नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है ना, उसको सिर्फ ये लेबल दिया जा रहा है। सबको पता है कि जमहूरियत, अगर वजीर दिफा उठकर कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम है और कामयाब तरीन हाइब्रिड सिस्टम है और यही चलना चाहिए, पहले भी अगर यही चलता तो फिर कोई मसला ही नहीं होता। तो ऐसे में जब एक हाइब्रिड सिस्टम और हाइब्रिड प्रो मैक्स को आप इंडोर्स कर रहे हैं तो फिर किसी मिसाक जमहूरियत की जरूरत नहीं है। जो 2007 वाला मिसाक जमहूरियत है, अतर काज़मी की ये बात ठीक है कि किसी मुल्क में अपोजिशन और गवर्नमेंट साथ नहीं बैठती, कहीं पे मिसाक जमहूरियत होता, लेकिन कहीं पे पाकिस्तान वाला मॉडल नहीं होता। देखिए, 2007 का जो मिसाक जमहूरियत हुआ था ना, वो इसलिए हुआ था कि हर 2 साल बाद कभी नवाज शरीफ साहब की और कभी बेनजीर की जो हुकूमतें गिरती थी, वो हमारे इदारों की इंटरवीन करने की वजह से गिरती थी। वहां पर सियासत, एक और सियासी मोहरा सामने आता था, ये सियासत होती थी और फिर 2-2 साल बाद एक दूसरे की हुकूमतें मिलकर गिराई जाती थी। तो ऐसे में वो मिसाक जमहूरियत समझ में आता है कि उस मिसाक जमहूरियत में ये था कि अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी डिक्टेटर से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि बेनजीर भुट्टो साहबा ने उस मिसाक जमहूरियत पे साइन करने के बाद मुशर्रफ साहब के साथ राब्ता भी किया और मुशर्रफ साहब के साथ मुज़ाकरात भी किए, और उस मुज़ाकरात के नतीजे में जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, आपको पता है कॉन्डोलीज़ा राइस की बुक में ये लिखा हुआ है, और फिर बेनजीर भुट्टो साहबा की वापसी भी हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हुई। तो ये तो हमारी तारीफ है, वो समझ में आती है कि क्या उसकी वजह थी। लेकिन आज जो सूरत हाल है, आप जब प्रेस भी कर रहे हैं इस हाइब्रिड सिस्टम को, उसके बाद आप कह रहे हैं मिसाक जमहूरियत। ये मिसाक जमहूरियत एक नाम जरूर दिया जा रहा है, असल में ये मिसाक नहीं है। मगर मैं आपको उमर एक चीज कंफर्म कर सकती हूँ, वो ये है कि जो इस पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान की सेह हुई है, पाकिस्तान को दुनिया भर में माना, ये सोच अब हर एक के अंदर पाई जा रही है कि अब अपना मुल्क ठीक करना है। और ये जो पीटीआई वाला मामला है, जो इमरान खान साहब वाला मामला है, ये जो कोर्ट लखपत से एक रिलीज शुरू होने की बात है ना,
ये मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि रिलीफ वहीं से शुरू होगा। लेकिन अगर जो ऑफर्स की गई हैं, जो बातचीत इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी जो मामला हल करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये ऊंट की करवट बैठ गया तो ये रिलीफ आप कोर्ट लखपत से ही देखेंगे। बिल्कुल हाँ, ठीक। हो सकता है कि अगर बहनों से मुलाकात ना हो, खासतौर पे अलीमा खान साहिबा से, लेकिन कुछ सियासी मुलाकातें अनकरीब शुरू हो जाएंगी खान साहब के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सायरा बानो साहबा, मैं ये जो गुफ्तगू हम कहते हैं ना कि मिसाके जमहूरियत, या चलें दूसरा पहलू जिसका एक और है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग, अगर तो सिस्टम डिलीवर कर रहा है, सिस्टम से मुराद गवर्नमेंट है, अगर वो मुआशी लिहाज से भी कामयाबियां समेट रही है और वो सिफारती लिहाज से भी कामयाबियां समेट रही हैं, तो फिर तो कोई खराबी ही नहीं है ना। फिर तो आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको बात ही करने की जरूरत ही क्या है। क्या ये खुद गवर्नमेंट का इतराफ है कि देखिए डिलीवर नहीं हो रहा, देखिए हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम क्राइसिस में फंसे हुए हैं, सो दोबारा से बैठ के बात करनी पड़ेगी? ये तो गवर्नमेंट का खुद इतराफ है उनके दावों के बरक्स। ये जो आप क्या कहते हैं, नेशनल डायलॉग की और ये तमाम जो मिसाक जमहूरियत की बात करें, इसको आसान लफ्जों में समझाऊं। जी समझाएं। जब आप अपने खेमे में किसी ऊंट को सर घुसाने की जगह देते हैं और उसके बाद वो ऊंट आके खेमे में बैठ जाता है और इनको लात मार के बाहर निकाल करता है, तो फिर ये एक और ऊंट ढूंढते हैं, गबी, हाँ ताकि उसके कंधों पे सवार होकर अपना खेमा वापस ले सकें। ठीक। तो जब मिसाक जमहूरियत की इस किस्म की बात हो, तो आप सोचें कि वो ऊंट खेमे में आके बैठ चुके हैं और अब ये पर तोल रहे हैं कि अपनी हिम्मत से नहीं, किसी दूसरे ऊंट के कंधे पर सवार होके और अपना खेमा वापस ले सके। ये तमाम सारी बातें कहने की हैं, ठीक है, सफारती मुहाज पर तमाम कामयाबियां समेटी हैं। मुआशी मतलब ये तो हमें तो ये बताया गया था कि जिस दिन ये गवर्नमेंट आई है उस दिन तो स्टॉक एक्सचेंज आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। उसके बाद मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझाऊं, जो फैसल वावड़ा साहब बात करते हैं ना कि सब एक कंटेनर पे, ये तो फिर उसकी तैयारी है। तो देखिए, मतलब इनको समझ नहीं आएगी। ये सियासतदान, मेरे ख्याल में तो अभी सब ये अताई सियासतदान हैं। अयूब खान के एब्डो के कानून के बाद से कोई सियासी आबियारी नहीं हुई। और ये हमेशा मैं एक फिक्रा बार बार दोहराती हूँ कि ये तमाम जमातें वही कहते हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान में देख लिया कि ये छोटे छोटे बाट हैं तराजू का वजन पूरा करने के लिए, और किसी को कोई नहीं, सब अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और अब तो हालात ऐसे हो गए, हमारे पीर साहब पगारा की प्रिडिक्शन थी कि एक वक्त आएगा कि आपको ढूंढने से अपोजिशन नहीं मिलेगी। अब आप चारों तरफ देखें तो यही कह रहे हैं कि चलो आओ मिल बांट कर खाते हैं, बैठते हैं, और मईशत इनसे नहीं चल रही तो तुम दावे क्यों किए थे? SIFC में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, ये तो इनके वुज़रा भी पूछ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको और मुझे उलझाने के लिए तमाम मसाइल और बातें हैं जो इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं, और जो इनके जय्यद सहाफी, उनके, मैं नहीं मानती उनको सहाफी, जिस किस्म की आग लगा रहे हैं वो, मैं तो हैरान और परेशान हूं कि वो कर क्या रहे हैं। आज एक शख्स का व्लॉग सुना, उन्होंने क्या क्या बोला। आपको शख्सियत से प्रॉब्लम हो सकता है, आपको किसी तहरीक से प्रॉब्लम हो सकता है, आपने आके पूरी कौम को रगड़ दिया। ज़ाहिर है वो जो शिद्दत पसंदी है उसकी हिमायत तो नहीं की जा सकती। काज़मी साहब मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, आपने सिर्फ व्लॉग नहीं सुना, आपने एक दूसरे सहाफी है वो आते हैं, आपने पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती है, वो आके सिंधियों पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं कि सिंधी ऐसे। ये नफरत के बीच कौन बो रहा है? ये तो हमें इस लड़ाई झगड़े में पता चला कि जो सुन्नी शिया का झगड़ा करके ये जो दुकानें चल रही थी, ये तो हमें इस अमेरिकन और ईरान वॉर में पता चला। ठीक, इस किस्म की बहुत सारी ज़ाहिर दुकानें चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। काज़मी साहब मैं जानना ये चाहता हूं कि कल परसों आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर तो 2018 की गवर्नमेंट जायज है तो फिर 2024 की गवर्नमेंट भी जायज थी। तो वाकई ही ये 2018-24 का कंपैरिजन दुरुस्त है। और मेरे ज़हन में सवाल यह है कि 2018 के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी उसको गिरा के पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तब भी आपने उसकी तहकीकात नहीं की, फिर निगरान दौर आया, फिर एक नई गवर्नमेंट अब बनी, अब भी आपने किसी किस्म का नहीं। ये बुनियादी तौर पर इतराफ था कि हाँ भाई ठीक है, इस मुल्क में सभी इस तरह से आते हैं, या फिर वाकई गवर्नमेंट के एंड के ऊपर वो इंटेंट मौजूद है कि आओ इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आओ इस मसले को सुलझाएं? नहीं, इंटेंट तो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आती, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम अब एक मजाक बन गया है, ये उसकी जानिब एक इशारा है कि आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। आप 2018 का इलेक्शन चले, आप अभी खुलवा लें, आपको उस पर इतराज था ना, तो आप हुकूमत में आ गए, आप उसको जाली असेंबली कहते हैं, लेकिन उसी असेंबली से आप वजीर आजम भी बन गए।
तो अब भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अगर वो ठीक था तो ये भी ठीक था, आपने ये नहीं कहा कि भाई वो सिर्फ जाली 2022 अप्रैल तक था, उसके बाद नहीं। जी जी। और दूसरा फिर वो ये कह देना कि भाई इस तरह के तमाम तरह इल्जामात गलत हैं, वो ये इसको आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि वो गलत था तो ये गलत भी ठीक हो गया है। हाँ। तो ऐसे तो नहीं आप कर सकते। अगर कोई चीज ऐसी है तो आप उसकी करें। देखिए ओवरऑल जिस तरफ सिस्टम जा रहा है उसमें खुद इन सियासतदानों को देखने की जरूरत है। आज मैंने एक स्पीकर साहब की एक छोटा सा क्लिप देखा जी। और उस क्लिप को देख के टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वो बड़े बाइस हैरत था कि जिसके ऊपर वहां पे हैरत का इजहार किया जाना चाहिए था, जिसके ऊपर वहां पे कोई इस्तेकाक का मोशन आना चाहिए था, कोई प्रिविलेज मोशन पेश किया जाना चाहिए था, उस चीज के ऊपर वहां पे खुशी से तालियां बजाई गई। बताया ये गया कि जी मोजेस मेहमान जो बाहर से आए हुए थे, एक मोजेस रुकन को रोक लिया गया, उसको पार्लियामेंट नहीं आने दिया जा रहा था। तो वो आधा रास्ता वो मोजेस रुकन एक एम्बुलेंस के अंदर, डेड बॉडी वाली एम्बुलेंस के अंदर बैठ के आई। फिर जब वो सरीना पहुंची तो वहां पे किसी मोटरसाइकिल वाले पुलिस वाले ने उनको पहचान लिया, तो वहां से फिर वो पार्लियामेंट आई। भाई जब आप अवाम के वोट की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर अवामी नुमाइंदों की भी यही इज्जत होगी। दुनिया के किस मुल्क में होता है कि अगर कोई गैर मुल्की मेहमान आया हो तो अरकान पार्लियामेंट ना जा सकें? देखिए ना, जो पाकिस्तान ने आलमी सतह पे अचीव किया, हमारी सारा आंखों पे हम सब का फखर से सीना जो है वो छोड़ा है, हम सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आए रोज अपने शहरियों को इस तरीके से जनाब रोडें बंद कर देना, और हालत यह है कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो डेड बॉडी वाली एम्बुलेंस में बैठ के आ रहे हैं और ये पार्लियामेंट में बताया जा रहा है और उसमें तालियां बज रही हैं। देखें वो स्पीकर साहब तारा औरंगजेब साहबा की डेडिकेशन की तारीफ कर रहे थे कि देखें वो पहुंची हैं जिस तरह भी पहुंची हैं। नहीं, उस पे तो उनको इंतजामिया को बुलाना चाहिए था कि भाई आपने मेंबर पार्लियामेंट को रोका किस तरह, जो पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा उसको रोका किस तरह? तो वो आपको उसको आने की इजाजत नहीं। तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इससे आप अंदाजा लगा लें कि जिस चीज के ऊपर तशवीश का इजहार किया जाना चाहिए था, आज उसके ऊपर हम तालियां बजा रहे हैं, तो फिर बाकी जो मामलात हैं वो फिर आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नादिया साहिबा, ये जस्टिफिकेशन देना होना तो ये चाहिए कि अगर इल्जाम लगे तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करें कि देखिए हम अवामी मैंडेट लेकर आए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन उसके जवाब में ये कहना कि देखो वो खराबी थी तो ये खराबी भी उसी तरह की है, तो ये जस्टिफाई है, इसको जस्टिफाई इस तरह किया जा सकता है? ये फेयर है ये कहना कि देखो 2018 का इलेक्शन भी ठीक नहीं था, सो 2024 में अगर कोई खराबी है तो उसको भी कबूल कर लो? उमर, ये जस्टिफिकेशन से ज्यादा कन्फेशन है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। उनका ये एतराफ है कि मैं वोट लेकर नहीं आया हूं और लेकिन मैं वजीर आजम हूं। फिर वो अपने उसको रिलेट कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 और फिर बता रहे हैं कि आप तो वोट लेकर नहीं आए थे। लेकिन ये जस्टिफिकेशन से ज्यादा कन्फेशन है और ये बड़े अफसोस की बात है। तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन, देयर इज नो कंपैरिजन। अगर 2018 में गलत हुआ था तो आपको तो उसको सही करने के लिए कैंपेन चलानी चाहिए थी, आपको उसको कंडेम करना चाहिए था और ये करना चाहिए था कि देखिए आप लोग गलत थे, आप लोगों ने 2018 में गलत किया, अब हम सही लोग हैं और हम ये चीज नहीं करेंगे। तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये कंपैरिजन है तो ये कन्फेशन के अलावा कुछ भी नहीं है और सिंपल सी बात है। बाकी चीजें जो है वो मेरे और आपके सामने है, इसी तरह से चीजें चल रही हैं। तमाम पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी गुड्डी चढ़ी हुई है इन अ सेंस के पीपल्स पार्टी जो आंखें दिखा रही थी अब दोबारा से थोड़ा सा उसने कबूल की है चीजें को। जब से आप देखें ना, जो आप कहना चाह रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जरा ऑन बोर्ड है, आने वाले दिनों के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो आपको नजर आ रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उनको गवर्नमेंट मिल जाएगी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आपने एक चीज नोटिस की, जो पूरी एपिसोड हुई है जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, एमओयू साइन होना है, वफ्द आ रहे थे, आपको कहीं जरदारी साहब, कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहीं भटकते हुए दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। लेकिन जब ईरानियन प्रेसिडेंट इस दफा आए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनको वहां पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी वहां पर मौजूद थे। वो अलग बात है कि उनके पास छतरी नहीं थी और वजीर आजम ने अपनी छतरी देने से भी उनको इनकार कर दिया, लेकिन ये दोनों शख्सियत वहां पर मौजूद थी। बेसिकली जो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर पे आपको याद होगा कि जब जैक को कलअदम करार दिया तो जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है फैसल राठौर साहब, उन्होंने कहा जी रियासत ने किया है, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उसको ऑन नहीं किया। आज क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर उठा लें
आज वो ऑन बोर्ड आ गए, आज वो बता रहे हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। असल मुद्दा ये था कि जीबी का इलेक्शन दोनों तरफ से ये था कि आप हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट करें, जीबी का इलेक्शन मिल जाएगा, जीबी की हुकूमत मिल जाएगी। लाइकवाइज आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, कश्मीर की हुकूमत भी ऐसी मिली थी। 26वीं आईनी तरमीम आनी थी, 27वीं आईनी तरमीम आनी थी, एवरीथिंग वाज डन, लेकिन जीबी कश्मीर की हुकूमत ऑन होल्ड करती। जब साइन हो गए 27वीं आईनी तरमीम, कश्मीर की हुकूमत दे दी, और अब ये वाला मामला आपको जीबी की हुकूमत दे दी। अब आप ये देखेंगे कि कश्मीर इशू पे पीपल्स पार्टी और रियासत मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड होंगे। बिल्कुल ठीक है। आप बुनियादी तौर पे उसको गिव एंड टेक गर्दान रही हैं कि उस सिलसिले में हो रहा है। सारा साहब, मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बढ़ते हुए जानना ये चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज़ाहिर है नंबर 1 तो उनकी जो तरजीह होती है वो मईशत होती है, और गवर्नमेंट को परखा भी उसी बुनियाद पे जाता है, और ये गवर्नमेंट तो नारा ये लगा कर आई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब जब 5वां बजट आया है, आप अवामी नुमाइंदा हैं, पब्लिक पल्स को जानती हैं, लोगों की जिंदगी आसान हुई है, लोग आज खुश हैं इस बुनियाद के ऊपर कि चले गवर्नमेंट ने कुछ शुरू में सेक्रीफाइस किया, अब उन तक वो रिलीफ पहुंचना शुरू हो गया है, उन इक़दामात से उनकी जिंदगियां आसान हुई हैं? जी, इन्होंने 8,500 वाले को गुर्बत की डेफिनेशन से निकाल दिए, तो ये सोच सोच के आवाम खुश हो रही है कि अब कोई गरीब नहीं है। ठीक, तो सब गुर्बत की लकीर से ऊपर ही है। मतलब इन्होंने क्या क्या कदम उठाया है। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, वहां पर जंग के दौरान में इन्होंने 1 अरब 23 करोड़ की लेवी एक दिन के अंदर आवाम की जेबों से निकलवा ली। इन्होंने मीटर के ऊपर फिक्स चार्जेस कर दिए। इन्होंने गैस जो घर के चूल्हों में आती नहीं है, उस गैस की कीमत कम करने को तैयार नहीं है, सिलेंडर की कीमत कम करने को तैयार नहीं है। आप ये आवाम में, जिस दिन इन्होंने शुक्रिया अदा किया था ना कि आवाम का शुक्रिया, तो मैंने कहा था कि जरा बिना सिक्योरिटी के आवाम के बीच में आके शुक्रिया अदा करें। आवाम इनको झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है, लोगों की यहाँ पर इज्जतें नीलाम हो रही हैं। अब वही बात है ना कि आपको और हमें उलझाने के लिए एक तकरीर करता है, दूसरा तकरीर करता है, फिर थोड़ी सी उम्मीद बन जाती है कि शायद ये दोनों जा रहे हैं, शायद वो नाराज हो गए हैं। लेकिन अभी छतरी की बात पे याद आया कि उन्होंने छतरी नहीं दी, कि जो छतर छाया के नीचे मैं हूं, ये मैं नहीं दूंगा, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वैसे तो मैं सजदे में लेटा हुआ हूं, लेकिन ये दूंगा नहीं। तो अवाम के लिए तो इन्होंने, आप मुझे बताइए कि इस बजट में अवाम के लिए सिवाय वो झूठी तसल्लियों के और क्या था? इन्होंने क्या कदम उठाया है? आया कि इन्होंने अपने शाही खर्चे कम किए, अपनी तनख्वाह बढ़ाते हुए 600%, और अवाम की तनख्वाह बढ़ाते हुए सरकारी मुलाजमीन की 7%। लेकिन जी अवाम के लिए कुछ नहीं, अवाम को मरने के लिए छोड़ा हुआ है। पंजाब में ऊपर नीचे आपने ये जो वाकयात देखे हुए, यहाँ पर लोगों की जानो माल महफूज नहीं है, तो आप मैशत तो बहुत दूर की बिल्कुल बात ठीक है। मैं जरा बाकी दोनों भी मेहमानों की राय इस पर लेना चाहता हूँ। काज़मी साहब, ये गवर्नमेंट तो आई इस बुनियाद के ऊपर थी कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे, डिफॉल्ट से निकाल रहे हैं। ये तजर्बाकार गवर्नमेंट है, कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार कोई गवर्नमेंट आई हो, वज़रा पहली बार हूं या वज़ीर आज़म पहली बार हूं। इस गवर्नमेंट ने जो मौशी वादे किए थे, जो मौशी नारा लगाया था, उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे आपको आम आदमी के लिए नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, हुकूमत भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अब अगर आपको और सारा मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के लोगों के मुतालिक सवाल आपसे कर रहा था, आप अभी चूंकि लंदन से हो गए हैं। नहीं, ये आप और सायरा बानो साहिबा को अगर कोई इशू है तो आप लोग लंदन चले जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान में सब अच्छा है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, हुकूमत ने इतनी सब कुछ डिलीवर किया है, चीजें इतनी अच्छे तरीके से चल रही हैं, क्यों आपको नजर नहीं आ रहा? तो मसला ये नहीं है, मसला आप लोगों की देखने की। कभी लंदन भेज रहे हैं, मुझे अपने मुल्क में रहना है। गो के उन्होंने बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट से मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं भी हो सकती, तो जंग में आप हमें वहां भेज रहे हैं, यहाँ पर आप लंदन भेज रहे हैं, ऐसे कैसे? नहीं, यहाँ पे तो देखे ना, मुल्क तो उन्होंने बरतानिया बना दिया यहाँ पे। यूरोप से हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो उसमें फिर मेरा कसूर तो नहीं है। मैं तो बिल्कुल एहतजाज करता हूँ जो आप दोनों मसलसल आप इसीलिए लंदन से वापस पाकिस्तान आ गए नौकरियों की तलाश में? नहीं जी, मैं तो लंदन से पाकिस्तान तो नहीं, मैं तो पाकिस्तान को ही लंदन समझता हूँ। मेरे लिए तो यही लंदन है, और ये हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप दोनों के तज्जियों की और आपके खुसूसन सवालात की मैं मुजम्मत भी करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। नादिया साहिबा, ये बताइए कि एक छोटी सी चीज, जितना इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है और जितनी संजीदगी से गोनल साहब आप ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, उस पर फिर यही जवाब रह गया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नादिया साहब, ये बताइए कि मौशी कारकर्दगी, क्योंकि देखे ना पिछली गवर्नमेंट को भी परखे ही आपने मैशत के बुनियाद पे
और उस गवर्नमेंट के तरीके अदम एतमाद जब आप लेके आए तो आपने कहा देखें ये तो हुए तो फिर हम डिफॉल्ट हो जाएंगे और IMF सारी बातें। इन्होंने जो मुआशी वादे किए इस बजट के बाद, ज़ाहिर है हम खुद भी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं जब आपकी हैवी टैक्सेशन हो पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर, आप समझती हैं कि मुआशी तौर पे गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है और लोगों को उसका इंपैक्ट महसूस हो रहा है? उमर, ये जो लंदन की बात हो रही है ना, वो अतर कह रहे हैं कि मैं लंदन, पाकिस्तान को लंदन समझता हूँ और तो मैं कराची को पेरिस समझती हूँ वैसे ना। तो ये हम बड़े अच्छे अच्छे ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रह रहे हैं। प्लस ये जो बात होती है ना कि पिछली गवर्नमेंट में दिवालिया मुल्क हो रहा था, तो मैं सिर्फ एक बात बार बार सोचती हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। मैंने कई कॉलम में से पूछा, दिवालिया होते मुल्क की जब रजीम चेंज हुई और गवर्नमेंट चेंज हुई, जो नई गवर्नमेंट आई पीडीएम की, उसने एक इकोनॉमी सर्वे जारी किया जिसके मुताबिक जो जीडीपी था वो 5.9 था और आज तक जीडीपी जो है वो 3+ से ऊपर नहीं गया। इस बजट में जाके 3.2 जीडीपी आया। तो जो दिवालिया हो रहा था, डिफॉल्ट हो रहा था, वो 5.9 6 पे कैसे था, मुझे इसका जवाब कोई नहीं देता। बाकी रह गई ये हुकूमत, तो देखिए जब तक आपके पास अवाम की सपोर्ट ना हो, और सपोर्ट अगर आपको ना भी हो लेकिन आपका एक कनेक्शन होना चाहिए अवाम के साथ, अवाम को आपके ऊपर एतमाद होना चाहिए, इस मुल्क के इन्वेस्टर को आपके ऊपर एतमाद होना चाहिए। आपकी हिस्ट्री ऐसी नहीं है, आपका माजी ऐसा नहीं है। कर्ज उतारो, मुल्क सवारो जैसी स्कीम्स और बेतहाशा स्कीम्स, आप पे लोग एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। तो जब तक आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे अवाम के साथ, जब तक लोग आप पर एतमाद नहीं करेंगे, जब तक इन्वेस्टर आप पर एतमाद नहीं करेगा, इस मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। वेरी राइट। जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे तो बहुत सारे ज़मीनी हकायक से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं इसके साथ ही अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, सायरा बानो साहिबा का, नादिया का और अतर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं उनके ऊपर आपने उनकी राय जानी है। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सियासत के ऊपर हमने बात की, अब ज़ाहिर है मईशत और सियासत जुड़े भी हुए हैं और मईशत सबसे अहम पहलू होता है। आज हमने डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बजट पास हो गया फाइनेंस बिल कौमी असम्बली से और ये गवर्नमेंट का 5वां बजट है। इस बजट के बाद चूंकि गवर्नमेंट हर बजट में, हर गवर्नमेंट ये कहती है जी अवाम दोस्त बजट है, फलां शोबे को हमने रिलीफ दिया। अब इस गवर्नमेंट के 5वें साल के बाद अगर आप इंडिकेटर्स को देखें, पिछले दिनों हमने देखा कि कॉटन की 18% कम कल्टीवेशन पंजाब में बताई गई है, फिर गंदम को लेकर है और बहुत सारी जो फसलें उस चीज को लेकर। अब 5वें बजट के बाद इस गवर्नमेंट के अगर वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको हम देखें तो ऐसा आपको क्या दिखाई दे रहा है जो इन्होंने 5 बजट्स में अचीव कर लिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आम आदमी की जिंदगी के अंदर जो है वो रिलीफ अब नजर आएगा? जी, आपका टाइम वाला इशू जो है 5 साल का जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फ्रेंकली बजट का जब ऐलान किया गया तो मेरी तवक्कुआत से कुछ बेहतर था वो बजट। अच्छा। इसकी एक वजह तो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी के ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ हैं। इन नए बजट के नतीजे में कोई इजाफी बोझ सामने नहीं आया। तो रिलीफ को आप भूल जाए, लेकिन कोई इजाफी बोझ मेजर किस्म का जो है वो आपकी और मेरी जिंदगी में इस बजट के नतीजे में सामने नहीं आया। तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ मिली है, लगभग 50 अरब रुपए की रिलीफ बनती है जो सैलरी क्लास हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि उनके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो पिछले कोई 3 से 4 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ा था और वो कुछ कम किया गया। महंगाई का हद रखा गया है 8.2% का। मैं समझता हूँ रीजनेबल है, नॉट बैड, बुरा नहीं है। खासतौर पे जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हद जो है ये अचीव भी कर लिया जाएगा। अच्छा, तो IT का ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस वाला आपने खुद जिक्र कर दिया, ये अभी भी तासुर ये है कि गवर्नमेंट ने वहां पर भी जरा कहते हैं ना हाथ हौला रखा है। जब कीमत बढ़ाने की बारी आई तो आपने बड़ी हार्शनेस दिखाई, लेकिन कीमतें कम करने की बारी आई तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस इस तरह से कम हो रही हैं वो मार्केट के अंदर अभी इसको और मतलब लेवी आप कम करते तो आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन अब गवर्नमेंट अपनी शॉर्टकमिंग्स को कवर करने के लिए अभी भी आम आदमी के लिए थोड़ी आसानी उस तरह से पैदा नहीं कर रही। जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं, ज्यादा कमी आनी चाहिए थी। लेकिन मेरा तजबिया ये है कि पेट्रोलियम लेवी सन 2022 से एकदम एक्सप्लोड किया है और 2022 में ही जो दूसरी चीज एकदम बड़ी है
वो हमारा सर्कुलर डेट था या कैपेसिटी पेमेंट कह लीजिए। तो ये मुझे लगता ये है कि ये इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हुकूमत की जो कमजोरियां हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, हुकूमत की जो कमजोरियां हैं पावर सेक्टर में इनएफिशिएंसी के हवाले से, उनकी नाकामियां जो हैं उसको पुर करने के लिए पैसा निकाला जा रहा है पेट्रोलियम लेवी की मद में। ठीक। अच्छा, आईटी का सेक्टर जो है उसको टैक्स की रिलीफ मिली है। रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसको काफी रिलीफ सामने आई। ठीक। पहला तखमीना ये है कि तकरीबन 100 अरब रुपए की रिलीफ रियल एस्टेट के सेक्टर में है। और आप जानते हैं कि रियल एस्टेट का सेक्टर अगर चलने लगता है तो उसके साथ तकरीबन 30 से 35 और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो चलने लगती हैं। ठीक। बिजली वालों का काम चलने लगता है, प्लम्बिंग वालों का काम चलने लगता है, सीमेंट हिसाब भी चाहिए होता है, तो कोई 30-35 इजाफी इंडस्ट्रीज उसके साथ लगी। ठीक। अच्छा, मैं एक और जो चीज़ आपकी उस पर राय चाह रहा हूँ, आपने देखा कि इस हफ्ते में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे, तो बहुत सारी जो बातें होती हैं, चूंकि हमारा प्रॉब्लम एक इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा मसला है और उसमें बड़ा एक जो इशू है वो एनर्जी सेक्टर का उसमें चला जाता है। ये ईरान के साथ अगर आपकी ट्रेड शुरू होती है या एवेन्यूज खुलते हैं, तो मुझे बताइए ये कितना बड़ा एवेन्यू है, उसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है, हमें कोई आसानी मिल सकती है, या वही प्रॉब्लम है कि जब आप अपने दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं कि जनाब आए इन्वेस्टमेंट करें, आए कुछ करें, तो वो कहते हैं आपका तो होमवर्क ही नहीं है। कोई ऐसा ग्राउंड पे हमें बताएं ना कि क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान की अगर तजारत हो तो जिससे कोई पेट्रोल डीजल लोगों को सस्ता मिलेगा या कोई दीगर चीजें कुछ सस्ती पाकिस्तान के अंदर होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल और डीजल की एक आलमी कीमत है और दुनिया के सभी मुल्क जो है उस आलमी कीमत पे खरीदते हैं। ठीक। ईरान के साथ फायदा ये है कि उसका जो लॉजिस्टिकल कंपोनेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो ना होने की बराबर हो। ठीक। आप सोचिए कि ईरान और ग्वादर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 87 किलोमीटर का है। और वहां से अगर हम एक पाइपलाइन की बात करते हैं डाउन टू नवाबशाह, और नवाबशाह का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्वादर और नवाबशाह का जो लिंक है वो सीपैक के जो एग्जिस्टिंग मंसूबे हैं उनके अंदर ऑलरेडी शामिल है। ठीक। और नवाबशाह हमारा एक बड़ा मेजर गैस का ग्रिड है पूरे पाकिस्तान का। ठीक। तो जब ग्वादर तक गैस पहुंचती है और सोचिए कि बॉर्डर के उस पार जो 900 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, उसके उस पार तकरीबन 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है गैस की पड़ी। ठीक। बहुत बड़ा ज़खायर है। ग्वादर पहुंचती है, ग्वादर से नवाबशाह की पाइपलाइन ऑलरेडी सीपैक में इंक्लूडेड है, तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है। इसी तरह जो पेट्रोल की पाइपलाइन है जो साउथ फारस से निकल सकती है, वो भी पाकिस्तान आ सकती है। पाइपलाइन के अलावा अगर आप देखिए कि चावल बड़ा इंपोर्ट करता है ईरान, और पाकिस्तान के पास तकरीबन हर साल 2.5-3-4 अरब डॉलर का जो है वो इजाफी चावल होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। गोश्त एक्सपोर्ट हो सकता है, इसी तरह फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हो सकती हैं, केले, टमाटर, सी फूड, ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल के हवाले से जो पोटेंशियल है वो तो बेतहाशा। बिल्कुल ठीक। हम एक मकरान एनर्जी बेल्ट बनाते हैं जो ग्वादर से शुरू हो, पसनी कराची तक जाए, वहां पे ईरानियन बिजली, ईरानियन गैस, ऑलरेडी हम ईरानियन बिजली खरीद रहे हैं जो बहुत सस्ती पड़ती है। इसको सेल कर सकते हैं 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट और इवेंचुअली 3000 मेगावाट पे जा सकते हैं। इसी तरह मेरे ज़हन में एक ब्लू हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ईरान और पाकिस्तान मिलके बॉर्डर के ऊपर बना सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा सकते हैं। 3 शहर जो बड़े वाज़े हैं। यानी अगर ये पाबंदियां हटती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शायद बड़े बेनिफिशियरी हम होंगे। जी, अगर तखमीना लगाया जाए मकरान एनर्जी बेल्ट का, बॉर्डर इंडस्ट्रियल पार्क्स का, ट्रांजिट का, तो ये जा सकता है कि 40-45 अरब डॉलर सालाना। अच्छा, इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। अच्छा, एक और भी डॉक्टर साहब पहलू है जो खासकर अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से इम्पैक्ट तो आया है, अब इस पे बात होनी भी चाहिए, बात हो भी रही है कि आप देखें आपके जिस तरह अभी सीजन है आम का, और मुल्तान से ये सारा इलाका जो उसको एक्सपोर्ट करता था उसका एक इम्पैक्ट आया, फिर किन्नू का हुआ, फिर मछली के हवाले से है।
अगर ये ईरान वाला एवेन्यू खुलता है तो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हमारी एक्सेस है जो वाया अफगानिस्तान थी वो भी हमारा मसला हल हो जाएगा। ये एक ऑलरेडी लैंड राउट जो है वो खुला है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कराची से लैंड राउट तक वो सेंट्रल एशिया गई है। तो ये रास्ता जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये खुल रहा है। लेकिन इसमें जो डॉलर वॉल्यूम्स हैं वो इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, सेंट्रल एशिया को क्या कुछ चाहिए, क्या वो पाकिस्तान पैदा कर रहा है? जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर वाला मामला है उसमें पोटेंशियल बेतहाशा है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा आम या सतही सा चीज को सवाल कहिए कि जब ये सारा कुछ हो रहा है ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, तो पाकिस्तान में आम आदमी, आम लोग ये सवाल करते हैं कि हमें इससे क्या मिला, यानी आम आदमी की जिंदगी के अंदर क्या फर्क पड़ा। मुझे ये बताइए, जिस तरह ईरान के आपने मुख्तलिफ बताया कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जाहिर है अमेरिका की भी एक से है, लेकिन फिर यह भी इतराज आया कि जब IMF के साथ पाकिस्तान ने डील करना था तो हम वहां पर वो लिवरेज नहीं ले सके जो हमें लेना चाहिए था। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या जो हमारे हुकाम हैं उनके पास ऐसा क्या उनको मशवरा देंगे या उनके लिए क्या ऐसा है कि जाएं भाई, अमेरिका अगर आपके साथ इतनी तारीफें कर रहा है, आपके साथ इतना खुश है, जाहिर आपका बड़ा पॉजिटिव रोल है, तो ये कम से कम वहां पे हम अचीव करें जिसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आए। जी बिल्कुल वैलिड कंसर्न है, और तारीख से एक सबक मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। दूसरी जंग अजीम के दौरान स्विट्जरलैंड जो रोल प्ले कर रहा था, वो जो हरीफ हैं जो जंग लड़ रहे थे उनके पैगामात मीडिएट करता था। ठीक। हरीफ से दूसरे हरीफ तक पहुंचाना, उनकी सुलह करवाना। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली स्विट्जरलैंड जो दूसरी जंग अजीम में कर रहा था वो शायद इस वक्त पाकिस्तान कर रहा था। ठीक। स्विट्जरलैंड ने ये शराइत लगा दी थी कि जो भी वॉर रेपरेशंस के पैसे होंगे वो स्विस बैंकों में जमा होंगे, अगर कोई प्रिजन एक्सचेंज के पैसे होंगे वो स्विस बैंकों में जमा होंगे, अगर कोई एस्क्रो अमाउंट्स रखी जाएंगी तो वो स्विस बैंकों में रखी जाएंगी। तो वो दो लेग्स आप समझ लीजिए कि एक सफारतकारी और दूसरी मईशत। ठीक। तो वो सफारतकारी वाली तो हमने कमाल कर दिखाया है, मईशत वाली में मुझे लगता है कि कुछ कमजोर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें, एक और आखिर में जो आपसे सवाल लेना है वो तब्दीलियों के हवाले से था, बाकी भी आप भी फिर खबर भी रखते हैं, मालूमात भी रखते हैं कि जी कोई टीम तब्दील हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की और काबीना की, तो कोई खजाना वजाना या मईशत से जुड़े हुए भी तब्दीलियां देख रहे हैं? देखिए अभी तक जो माशी इशारिये सामने आते हैं वो बताते हैं कि जो बहरानी कैफियत थी मईशत की वो चल निकली है बहाली की तरफ। ठीक। लेकिन बहाली से मजबूती का सफर जो है वो हमने शुरू नहीं किया। ठीक। ये मईशत का पहिया चल रहा है, हमें बताया जाता है वो 3% की ग्रोथ आ रही है, 3.5% की ग्रोथ आ रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि 3-4% की जो ग्रोथ है, जो तकरीबन 30% पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, ये वाली स्पीड से वो शरह गुर्बत के ऊपर नहीं आ सकते। वेरी राइट। ये गोल होना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान का कि हमने उनको शरह गुर्बत से ऊपर लेके आना है। फिर जो 20-25 लाख पाकिस्तानी इजाफी लेबर फोर्स को ज्वाइन करते हैं एवरी ईयर, इस स्पीड से तो उनको नौकरियां नहीं मिल सकती। तो मईशत का पहिया चल रहा है लेकिन स्पीड काफी नहीं चल रहा है, लेकिन दौड़ने वाली स्टेज अभी नहीं आई। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने बड़ी डीपली इंसाइट है मईशत से जुड़े हुए मामलात के ऊपर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, जाहिर है कि आपने इतना कुछ अचीव किया है तो डोमेस्टिक ऑडियंस या लोकल लोग ये कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी में वो तब्दीली हो कि वो भी उसको एक्नॉलेज करें। इसके साथ ही हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त खत्म हो गया। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।